नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न पत्र इस बार आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं और पूरा प्रश्न पत्र में उत्तर सहित लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पे जो आपका पूर्णांक है वो 100 नंबर का रहेगा और आपको समय है परीक्षा में वो 3 घंटे और 15 मिनट का इस बार दिया जाएगा। यानी 3 घंटा और 15 मिनट में आपको 100 नंबर का ये पूरा पेपर हल करना है। सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अपन डायरेक्ट चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इस बार आपके अपठित गद्यांश से संबंधित आने वाला है। एक गद्यांश आएगा, उसके अंदर से आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे अपसद के और उन 8 प्रश्नों के उत्तर इन्हीं गद्यांश में से ही आपको देने हैं। तो अपसद के प्रश्न है वो भी आपके गद्यांश में से ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा। आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यह हमारे सभी आंतरिक गुणों की शिरोमणि है, जिसके अभाव में हम लक्ष्य सिद्ध के प्रयत्नों से दूर हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन से ही हमें इस गुण का विकास स्वयं अपने अंदर करना चाहिए, ताकि आने वाला हमारा भविष्य तत्कालिक लक्ष्यों से ओतप्रोत और परिपूर्ण हो। ये वाला जो आत्मविश्वास वाला जो आपका गद्यांश है इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अपन डायरेक्ट चलेंगे प्रश्नों की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, आंतरिक गुणों का शिरोमणि है। तो विद्यार्थियों, आंतरिक गुणों का जो शिरोमणि है वो आत्मविश्वास है। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला है कि आत्मविश्वास वस्तुतः है, तो अपनी शक्तियों की सच्ची पहचान, अपनी कार्य क्षमता और योग्यता की परख से रूबरू होना, अपनी शक्तियों को कार्य रूप में परिणत कर देना या उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, जीवन में कार्य की सिद्धि के लिए हमें करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को उसमें झोंक देना चाहिए। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला है कि हतो उत्साहित शब्द से उपसर्ग तथा प्रत्यय अलग अलग करके रूप होगा। हतो उत्साहित शब्द है, इसमें प्रत्यय और उपसर्ग अलग करना है। तो हत धन उत्साह धन इत, यानी ऑप्शन अ इज इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हत धन उत्साह धन इत, यानी ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद पांचवा है कि उचित शीर्षक इस गद्यांश का क्या है। तो इसका शीर्षक है आत्मविश्वास। मैंने पहले ही कहा है, पहली लाइन में ही बता रखा है आत्मविश्वास। तो इसका उचित शीर्षक क्या है? आत्मविश्वास। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी आत्मविश्वास है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है सातवां, हमें आत्मविश्वास गुण अपने अंदर रखना चाहिए तो विद्यार्थी जीवन में, ठीक है ना। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। और लास्ट रहेगा, आत्मविश्वास द्वारा हम किन को पराजित कर सकते हैं। तो मार्ग की रुकावटों को हम परास्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से गद्यांश में से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको अवसद में देने हैं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस काव्यांश में भी आपके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें पहला प्रश्न 8 नंबर का, दूसरा प्रश्न आपके 7 नंबर का रहेगा। तो जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिनको मिट्टी जल से ही रचा गया हम सबका तन, गिरि गिरिवर नित रक्षा करते, उच्च उठा के श्रृंग महान, जिसके लता द्रुम मुक्ति करते हमको अपनी छायादान, माता केवल बाल काल में निज अंक में धरती, हम असकल जब तलक अभी तक पालन पोषण करती हैं। जो माता वाला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें प्रश्न देखिए, उचित काव्यांश का उचित शीर्षक है तो मातृभूमि की महिमा। तो ये मातृभूमि की महिमा इसका उचित शीर्षक है। फिर उसके बाद बाल्यकाल में हमें गोद में रखती हैं, तो हमें रखती हैं, कौन रखती है इसमें? माता, धरती माता, गौ माता, इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यकाल में हमें गोद में कौन रखती हैं? इसमें यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से बाल्यकाल में हमें गोद में माता रखती हैं या फिर धरती माता रखती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कवि के अनुसार हमें जन्म दिया गया है, तो कवि के अनुसार हमें जन्म लताओं ने दिया है। इस में से लताओं आपका सही आंसर रहेगा। हमारे जीवन में योगदान है, तो इन सभी का है, मातृभूमि, लताओं और वृक्षों का सभी का है। सर्वलोक से सभी प्यारी क्या है? सर्वलोक से भी प्यारी क्या है? तो इससे प्यारी है हमारी मिट्टी।
कवि मातृभूमि के चरण कमलों पर अपना क्या क्या न्योछावर करना चाहता है, तो इसमें अपना मन न्योछावर करना चाहता है। और फिर उसके बाद में अगला है कि हमारे शरीर किससे बना है, तो हमारा शरीर मिट्टी से बना है, ठीक है ना। यहाँ पे हड्डियाँ नहीं लिखना है, मिट्टी लिखना है, क्योंकि अपने पद्यांश है उसी में से आपको उत्तर देना है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी आगे लिखे हुए रिक्त स्थान है, इनकी पूर्ति करनी है। जैसे कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कर्दंत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कर्दंत प्रत्यय कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण आपको लिखना है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक है। रात का विलोम दिन है, तो देवता का विलोम दानव होगा, यहाँ पे दानव लिखना है आपको, ठीक है। रवि, भास्कर, दिनकर पर्यायवाची सूर्य के हैं, ये सूर्य के हैं सारे। हिंदी में कर्ता कर्ता कारक पर्याय परसर्ग रहित पाया जाता है, तो यहाँ पे कर्ता आपको लिखना है। तो इस तरह से ये रिक्त स्थान आएगा। फिर उसके बाद में जो आपके लास्ट रिक्त स्थान रहेगा कि नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ है परेशान करना। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें विशेष्य किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए। जहाँ 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े हो, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला है कि बिजली और नदी शब्द के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बिजली के सपला दामिनी, नदी का सरिता तरंगिनी, आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परसर्ग ने क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको लिखना है। कारक किसे कहते हैं? कारक के भेदों के नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद में उत्तर देना है। जैसे कि जूते के फटने का क्या कारण हो गया था, यहाँ पे आप देखोगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, लेखक किस प्रकार के समझौतों की बात कह रहे हैं? रास्ता बदलकर घूमकर चलने वाले का क्या आशय है? लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने किस पर अपना जूता आजमाया? लेखक को प्रेमचंद का जूता फटने का क्या कारण प्रतीत हुआ? टीले से समझौता भी हो जाता है, इसका आशय क्या है? तो ये आपको आराम से पढ़ के ही बताना है, ठीक है। 2 आएँगे, 2 अथवा में आप भी आएगा, उनमें से आप एक बता सकते हैं। फिर एक पठित पद्यांश आएगा, उनमें से आपको पद्यांश में से उत्तर देना है, ठीक है ना? ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा पद्यांश। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर। प्रत्येक की शब्द सीमा है 20 शब्द हैं। 2 बैलों की कथा कहानी से मानव समाज को क्या प्रेरणा मिलती है? ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर का आएगा ये प्रश्न आपके। फिर उसके बाद में 1 नंबर का और प्रश्न आएगा, तिब्बत में निर्जन स्थानों पर मरने वालों की कोई परवाह क्यों नहीं करता है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, लेखक श्यामाचरण दुबे के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? ये भी प्रश्न 1 नंबर का आपके आएगा। फिर उसके बाद में अगला है कि कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? इसको अच्छे से याद कर लेना है। किस शासन की तुलना तब के प्रभाव से की गई है और क्यों? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सुमित्रानंद पंत ने गाँव में हरता जन मन क्यों कहा है? ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके 2 नंबर का ये प्रश्न आने वाला है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनकी उत्तर सीमा है वो 40 शब्द रहेगी और प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर का रहेगा। 5 प्रश्न है। महादेवी वर्मा ने परिवार में 200 वर्षों तक लड़की न होने का क्या कारण बताया है? यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुई है। तो महादेवी वर्मा ने परिवार में 200 वर्षों तक लड़की न होने का क्या कारण बताया है? ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में अगला है कि सालिम अली का अन्य पक्षी प्रेमियों से टकराव का क्या कारण था? ये आपको लिखना है। और फिर इसके बाद में क्या आपको लगता है कि 2 बैलों की कथा नामक कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? और फिर इसके बाद में अगला है, कवि सुमित्रानंद पंत ने वसुधा को रोमांचित क्यों कहा? ये आपको लिखना है। और बच्चों का काम
पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, ये आपको लिखना है। तो विद्यार्थी ये प्रश्नों के उत्तर बड़े-बड़े हैं, इस कारण से मैं सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं बता पाऊँगा और सारे प्रश्नों के उत्तर बताऊँ तो ये वीडियो है 2 घंटे पे पूरा होगा और 2 घंटे इतना वीडियो नहीं बना पाते हैं विद्यार्थियों, इसलिए मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ, इनको आपको ही याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अगला है प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? अथवा ऑप्शन रहेगा कवित्री ललधद का घर जाने की सहा से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है हरिशंकर परसाई के व्यक्तित्व और कर्तव्य संक्षिप्त में परिचय लिखना है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व के ऊपर आपको परिचय लिखना है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है लसा की और यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समझ का तिब्बती समाज कैसा था। उस समय तिब्बती समाज कैसा था वो आपको बताना है। मेघ आए कविता में कवि ने आकाश और बादल और गाँव में मेहमान यानी दामाद आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है निम्नलिखित अति लघुतर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक फरीचंद्रनाथ रेणु अपने मित्र के साथ कॉफ़ी हाउस गया, उस मित्र की विशेषता आपको लिखनी है। लेखिका मृदुला गर्ग ने नाना विलायती ढंग से जिंदगी व्यतीत करना क्यों उचित समझा, ये आपको बताना है। प्रेमा अपनी बेटी को इंटरेस्ट तक ही क्यों पढ़ाना चाहती थी, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में 14 प्रश्न निम्नलिखित लघुतर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते थे और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को सिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार आपको लिखने हैं। इसमें दूसरा प्रश्न रहेगा खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पाने की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, ये आपको बताना है। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, वो आपको लिखना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। और फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित आपको बताना है। मृदुला गर्ग ने अपनी माँ को कैसा पाया, स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों मृदुला गर्ग वाला जो पार्ट है ना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना। इस पार्ट में से आपके 15 से 20 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, एक गद्यांश भी आ सकता है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है निम्नलिखित विषय के में से किसी एक विषय के ऊपर 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। विज्ञान एक वरदान, पर्यावरण प्रदूषण, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, किसी रोचक यात्रा का वर्णन, लड़का लड़की एक समान। इनमें से किसी एक के ऊपर आपको 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है कल्पना कीजिए कि आप बाल भारतीय शिक्षा विद्यापीठ सरदारपुरा के छात्र गौरव हैं। विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की कमी का उल्लेख करते हुए उसकी पूर्ति हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। परीक्षा की पूर्व रात्रि जैसे कि किरण पढ़ने बैठी वैसे ही बिजली चली गई, इस पर अपनी माताजी के साथ किरण के संभावित संवाद को संक्षेप में आपको लिखना है। तो प्रार्थना पत्र और संवाद आपके 5 नंबर का आने वाला है। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपका पूरा पेपर आएगा। मैंने बिल्कुल कम समय में पूरा पेपर आपको बताया है, सारे प्रश्नों को बताया है। इन प्रश्नों को आप अपनी किताब में टिक कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उनको अच्छे से याद कीजिएगा, रटिएगा, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही आने की संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।